हम आ जाते हैं एक ओपेक प्लस नाम से भी एक संस्थान है जो कि जिसमें नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी शामिल हैं। नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जिसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, इस तरीके के ये देश शामिल हैं। और ये सभी देश मिलकर करीब 80% तेल का रिजर्व, इन 80% तेल का रिजर्व इन ओपेक देशों के पास है। इन ओपेक सदस्य देशों के पास 80% तेल के जो कुएं हैं, तेल का जो मूल रिसोर्स है, 80% तक इनके पास है। रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया में हम जो है दुनिया के तीसरे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं। हम 78% और क्रूड ऑयल, 59% एलपीजी और 38% एलएनजी खरीदते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारी जो तेल की डिमांड है, अभी हम करीब 4.7 मिलियन बैरल पर डे खर्चा करते हैं। आने वाले 2045 तक ये हमारी डिमांड डबल हो जाएगी। कोई स्टूडेंट कुछ कहना चाहता था या केवल तो वो क्या आवाज थी? अमेरिका भी जो तेल संरक्षण के मामले में क्या फर्स्ट कंट्री है क्या? समझ नहीं पाया आपका सवाल। अमेरिका रिजर्व के मामले में नंबर 1 पे आता है क्या सर, ऑयल रिजर्व के लिए? तेल के बड़े भंडार अमेरिका के पास भी हैं, परंतु उसके तेल के जो भंडार हैं उनमें कई सारे भंडार ऐसे हैं जिनकी एक्सेस लिमिटेड है। तो या वहां से अगर हम तेल निकालते हैं तो वो तेल निकालना हमारे को महंगा पड़ता है, कीमत उसकी ज्यादा हो जाती है। इस तरीके की कुछ तेल की समस्याएं हैं जो यूएस के ऑयल रिजर्व हैं। परंतु इस सब के बावजूद यूएस एक बड़ा देश है, बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, पर वो जो तेल का उत्पादन करता है उसका बड़ा हिस्सा वो खुद ही कंज्यूम भी कर लेता है। परंतु ये जो ओपेक देश हैं ये इतना कंज्यूम नहीं करते। इनकी जो इन ओपेक देशों की अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर ऑयल के आसपास चलती है। और इनका उद्देश्य ये है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट ना करें। ऐसा ना हो एक देश कहे कि अच्छा तुम्हें तेल की ज़रूरत है, मैं 10 रुपये लीटर दे दूंगा। दूसरा देश कहे कि अच्छा ये 10 में बेच रहा है, तुम ऐसा करो मुझसे 9 रुपये ले जाओ। अगला कहे कि 8 रुपये ले जाओ। तो इससे क्या होगा, उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने सबसे पहली बात कि हमें तेल की दामों को स्थिर रखना है, तो आपस में वो पहले मिल लेके बैठ लेते हैं कि भाई तेल का रेट ये रखेंगे। तो सभी देश जो उसके सदस्य देश हैं वो बाध्य हैं उस तेल को के रेट को मानने के लिए। इसके अलावा उत्पादन को भी वो एक मतलब यूनिफॉर्म तरीके से रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई देश बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा दे या बहुत तेज़ी से घटा दे। तो अगर वो तेजी से बढ़ाता है तो उससे हो सकता है उसको इमीडिएट टर्म में फायदा हो, पर लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान हो जाएगा और इससे जो कंज्यूमर है उनको भी नुकसान होगा। तो इसलिए ओपेक देश ये कोशिश करते हैं, बेसिक उनका इंटरेस्ट सबसे पहला अपना प्राइमरी इंटरेस्ट उनका खुद का है कि भाई हम कैसे तेल के इस रिसोर्स से ज़्यादा अपने देश के लिए पैसा कमा सकें। अमेरिका में, इंडिया में भी तेल के अपने साधन हैं जिनकी हमने शायद कल या परसों ही बात की थी। असम में है हमारे पास बॉम्बे हाई में तेल के कुछ कुएं हैं, हमारे पास कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में कुछ तेल के कुएं हैं। इसके अलावा कुछ और भी कुछ जगहों पर तेल के कुएं हैं, परंतु वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो जिसके कारण हम एक नेट एक्सपोर्टर, हम दुनिया के तीसरे बड़े पेट्रोलियम इंपोर्टर बने हुए हैं आज के समय में। अच्छा, ये कुछ संस्थान हैं, नाम हम याद कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। UNRWA, ठीक है, RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है उनसे याद कर सकते हैं। तो यूएन का RWA है रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जो रिफ्यूजीज और इनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। दूसरा यूएन एड्स, ये एक संस्थान है यूएन एड्स, जो यूनाइटेड नेशन के HIV और एड्स प्रोग्राम की देखभाल करता है और कोशिश करता है कि हम HIV के इन्फेक्शन कम से कम हो, HIV से संबंधित डिस्क्रिमिनेशन ना हो और HIV में जो
एड्स है, एड्स रिलेटेड डेथ ना हो। अब मुझे क्या कोई स्टूडेंट ये बताएगा, मैं पूछता हूँ आपसे, लेट मी आस्क समवन, मुझे जानना ये है कि एड्स और एचआईवी में क्या खतरा है। अगर हम ये कहें कि ये एड्स हो गया है या एचआईवी इन्फेक्शन, तो इन दोनों में क्या अंतर है? ये सवाल मैं सबसे पहले भारती से पूछना चाहूंगा। भारती, आप बताना चाहेंगी? अगर ना बता सके तो कोई बात नहीं। क्या दोनों एक ही बात होती है या अलग बात होती है? और अगर अलग होती है तो कैसे अलग होती है? भारती की आवाज हमें नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। हम नौखेज आफ्ताब के पास चलते हैं। नौखेज, आप बताएंगे हमें कि एड्स और एचआईवी इन्फेक्शन क्या दोनों एक ही बात है? और मतलब अगर ये अलग है तो कैसे अलग है? सर, एचआईवी तो एक वायरस होता है जो इम्यूनिटी को अटैक करता है। ओके। और एड्स जो है वो इसी से कॉज होता है शायद, और श्योर किससे नहीं हूँ कॉज होता है? सर। एचआईवी से। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? हम क्यों कहते हैं कि ये एचआईवी पॉजिटिव है, हम क्यों कहते हैं ये एड्स का पेशेंट है, या ये दोनों एक ही बात होती हैं? नहीं सर, बस एक तो नहीं होती, इतना तो श्योर हूँ। वैसे ही ये बात पर श्योर है, फर्क नहीं चलो पता। अच्छी बात है कि तुम ये श्योर हो। ठीक है, चलिए, अगर मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बेशक ये बात यहाँ से टच नहीं करती, पर फिर भी हमें फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। दो ये अलग अलग शब्द है। एचआईवी पॉजिटिव है ना, कोई भी व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। उसको एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब है किसी व्यक्ति को एचआईवी नाम के वायरस का इन्फेक्शन है, उसने वो इन्फेक्शन कहीं से उसने एक्वायर किया है। जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है ये ब्लड रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा हो सकता है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन दोनों में से किसी कारण से ये ट्रांसमिट होता है, तो ये एचआईवी पॉजिटिव होता है। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति को तुरंत लक्षण आने लगेंगे। हो सकता है उसको एचआईवी इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाए पर उसको किसी भी प्रकार का कोई और लक्षण ना हो। इसका कारण है कि ये एचआईवी जो वायरस है ये बहुत स्लो एक्ट करता है, धीरे 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 हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमारे शरीर में ये इम्यूनो डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये कमजोर कर देता है, उसको ये खराब कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है एचआईवी वायरस, पर ये धीरे धीरे काम करता है, एक दिन में या 7 दिन में, 10 दिन में, जैसे कोरोना वायरस जैसे काम नहीं करता। ये बहुत स्लो वायरस है और ये कई सालों में काम कर सकता है, 1 2 3 4 साल से लेके 10 साल तक भी ये लगा सकता है। तो इस समय तक आदमी, इस बीच के दौर में वो एचआईवी पॉजिटिव तो मान लीजिए आज की डेट में हो गया, परंतु हो सकता है उसे 3 से 4 साल या 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक उसको कोई लक्षण ना आए, उसको ये इम्यून डेफिशिएंसी ना हो। और जब उसे इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके लक्षण आने लगते हैं, तब हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि इस व्यक्ति को एचआईवी इन्फेक्शन के कारण इम्यूनो डेफिशिएंसी के सिम्टम, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो एचआईवी पॉजिटिव होने में और एड्स होने में कई सालों का अंतर हो सकता है, और ये अंतर यदि दवाई दी जाए, समय से इलाज किया जाए। आज के समय में हमारे पास एचआईवी इन्फेक्शन का कोई भी माकूल इलाज नहीं है, परंतु हमारे पास एक चीज है, वो है एचआईवी पॉजिटिव को एड्स होने से रोकना। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जिनको हम रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जिनको यदि आदमी खाएगा तो उनको खाने से उसके जो नुकसान की दर है वो कम हो जाएगी और वो लंबा जीवन स्वस्थ रहकर जी सकता है। तो ये हमारे एड्स और एचआईवी पॉजिटिव में अंतर होता है। तो आप लोग एक कंसेप्ट के तौर पे इसको याद रखिएगा।
तो हमारा जो ये यूएन एड्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन एड्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए काम करता है कि जीरो एचआईवी इन्फेक्शन हो, कम से कम नए लोगों को एचआईवी के इन्फेक्शन हो। यदि किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। जैसा लोग एचआईवी से डरते हैं तो एचआईवी के डर के कारण वो उनसे भेदभाव ना करें। और आखिर में जीरो एड्स रिलेटेड डेथ की, एड्स से होने वाली बीमारियां, मौतें कम से कम या जीरो हो जाएं। तो ये इसका उद्देश्य है यूएन एड्स का। यूएन एड्स के बाद अगला हमने बात किया यूएनएचसीआर, इसकी हम कल भी बात कर चुके हैं, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। एक और यूएन का स्पेशलाइज ऑर्गन है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है व्यापार में, जो हथियारों के व्यापार हैं उसको नियंत्रित, उसे रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है, और जिससे किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार ना किया जाए। यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इकोसॉक, इकोनॉमिक काउंसिल एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक एंड काउंसिल, सोशल ये काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। 54 इसके मेंबर कंट्रीज हैं जो बाय रोटेशन 3 साल के लिए इसके सदस्य बनते हैं। जनरल असेंबली इसको पास करती है। ये जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है इकोसॉक। इसके ये फर्दर बॉडीज हैं, ये आपको भी देख लीजिएगा। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, सीपीसी क्या है, सीपीडी, आपको इनमें के नाम याद रखने पर काफ़ी हद तक ये काम हो जाना चाहिए। जब भी हमसे कोई पूछे तो हमें इनका नाम और इनका एब्रीविएशन विद बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए कि बेसिक फंक्शन क्या है। ये कुछ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिस्सा हम भी हैं। उनमें से एक है ऑर्गेनाइजेशन, ये हम याद कर लेते हैं, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। हमने केमिकल वेपन्स की बात की थी। केमिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसकी बात की थी। तो उसी के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्थान है जिसको 1997 में बनाया गया, 1997 में, और जिसका उद्देश्य है कि हम केमिकल्स को या केमिस्ट्री को युद्ध के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक है, युद्ध के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। 193 सदस्य देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद IAEA, ठीक है, IAEA, ये क्या संस्थान है? IAEA, पलक इंटरनेशनल, चलो बताओ शिवानी, आप बताओ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एनर्जी, आगे क्या है? IAEA, एजेंसी। एजेंसी। और IEA, ये भी एक एजेंसी है। ये आपने सुनी है या ये दोनों एक ही चीज है? एक स्पेलिंग की गलती है बस। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये एक है? पहले तो दूसरे की अगर फॉर्म पता हो तो बताए, और ये भी बताए कि क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या कि ये अलग अलग चीजें हैं, और अलग हैं तो क्यों अलग हैं? सर दूसरी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एनर्जी एजेंसी, तो पहली वाली क्या थी? सर वो एटॉमिक से लेके रिलेटेड है, और दूसरी वाली एनर्जी से लेके, जिसका जो वो है मुख्यालय वो गुड़गांव में है, और ये इंडिया में नाम में तो नहीं है IEA का, ऐसा तो नहीं है शायद। फिर वो सोलर अलायंस है, वो सोलर का है, सोलर। IAEA अलग एजेंसी है, वो एजेंसी नहीं है, पर आपने ठीक बताया। वैसे IAEA एजेंसी हमारी संबंधित है एटॉमिक एनर्जी से। ठीक है, ये हमारी एटॉमिक एनर्जी के लिए एजेंसी है। और ये दूसरी हमारी एजेंसी केवल एनर्जी, यानी कि किसी भी प्रकार की एनर्जी की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये केवल इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी है। ठीक है, तो दोनों में इतना अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। दोनों अलग अलग स्तर पर महत्वपूर्ण एजेंसी हैं। दोनों के काम में किस तरीके का फर्क है, ये और मुझे कोई बता दे तो बहुत ही जो है मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी। दोनों के काम में क्या अंतर होगा? रविंदर सिंह कोठारी। सर जो AIA है वो तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ही वर्क करेगी, और जो IAEA है वो किसी भी टाइप का इन्वायरमेंट एनर्जी हो, चाहे किसी टाइप की भी एनर्जी हो, वो उस पे वर्क करेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो हमारी जो एटॉमिक एनर्जी IAEA ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सिविलियन यूज हो रहा है, जैसे भारत में भी अपने जो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें IAEA के विजिट्स अलाउ किए। ईरान में IAEA का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो ये IAEA ये भी इंश्योर करता है कि जो एटॉमिक एनर्जी है, जो सिविल यूज के लिए एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल है, वो केवल सिविल यूज के लिए हो। उसको डाइवर्ट करके, मान लीजिए हमने यूरेनियम खरीद तो लिया ऑस्ट्रेलिया से, ये कहकर कि भाई हम जो है ये करेंगे, इससे जो सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाएंगे, परंतु उसको उठा के डाइवर्ट कर दिया अपने एटम बम के प्रोग्राम के लिए। तो इसको कौन सुनिश्चित करेगा कि भाई जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं एटॉमिक एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, उनका इस्तेमाल केवल एटॉमिक एनर्जी सिविल यूज़ के लिए हो, मिलिट्री यूज़ के लिए ना हो, इसको इंश्योर करने का, इसकी देखभाल करने का काम भी ये IAEA करता है। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान बन जाता है। डायरेक्टली ये हमारे सिक्योरिटी काउंसिल को, UN सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करता है, जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। इंडिया ने जो है ये एग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड टू सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज 2009 में किया था कि आप आइए, आप हमारी जितनी भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको विजिट करिए, देखिए कि वो सही से काम कर रही हैं ये या नहीं। ये RIC, रशिया इंडिया चाइना, ठीक है, ये RIC मीटिंग जो है विश्व युद्ध के 75 साल को मनाने के लिए। विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? कौन सा वाला? 1946 सेकंड वाला। 46 फर्स्ट वार, सेकंड वार? सेकंड 45 45 में हुआ था। नहीं सॉरी 45 अगस्त 6 साल अगस्त 45 हुआ था। 39 से अगस्त 45 हुआ था सर। अगस्त में हुआ था सर, 6 अगस्त डेट है अगस्त। एग्जैक्ट याद। अगर एग्जैक्टली कोई मुझे डेट भी बता दे तो और अच्छा रहेगा। सर 6 अगस्त शायद सर, 6 अगस्त को मैं 6 कंफर्म नहीं, बट अगस्त शायद 6 नहीं है अगस्त को हुआ था ना, सर 6 8 अगस्त, अगस्त 8 भी नहीं है, 8-9 अगस्त नहीं हो सकता। इसके बाद की कोई डेट है, 15 अगस्त है या 16 अगस्त? हाँ, कोई बाद की डेट है, इसलिए नहीं है वो डेट, क्योंकि 6 अगस्त वो डेट है जिस डेट को अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बम गिराया था। ठीक है, और 9 अगस्त को उसने दूसरा गिराया था, पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और दूसरा 9 अगस्त को या 8 अगस्त को। हो सकता है मेरी डेट इधर उधर दाएं बाएं हो गई हो। यस सर यही है। वही है सर, सेम। वही सर 6 और 9 वही है। 6 और 9 है ना, तो ठीक है, यानी अभी मुझे याद है। तो इसके 5-6 दिन के बाद जापान ने फिर सरेंडर कर दिया था। जापान लास्ट कंट्री था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर खिंचता जा रहा था, तो फिर इसके दबाव के कारण तो 15 या 16 तारीख या एक आध आगे पीछे हो सकती तारीख, तो उतनी तारीख को ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उसकी 75वीं वर्षगांठ हमने RIC मीटिंग के जरिए से बनाई, रशिया इंडिया जापान ने। ठीक है, और ये RIC का उद्देश्य SCO की तरह वही है कि हम वेस्टर्न अलायंस को किसी तरीके से काउंटर बैलेंस करें। जो वेस्टर्न अलायंस है, जो पश्चिमी देशों का एक अलायंस है, उनको हम काउंटर बैलेंस करें। और ये हमारी जो नई वो बन रही है, इक्वेशंस बन रही हैं, जय, ये जापान, USA एंड इंडिया, जय और क्वाड, तो ये दोनों नाम आप याद कर लेना। जय नाम मैंने भी आज पहली बार देखा है, तो मुझे नहीं पता कि जय नाम से भी कुछ है, तो आप इसे याद कर लेना, JAI, जय। व्हाट इज जय? JAI, जापान, अमेरिका, इंडिया।
जापान, अमेरिका, इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना, एक ट्राइलेटरल वो है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है, आम जानकारी पे नहीं है, तो आपके लिए सवाल हो सकता है। अगला क्वाड था। क्वाड तो मेरे ख्याल से लगभग सबको पता होगा, 4 देश है। कौन से 4 देश हैं उनको दोबारा से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जय को याद रखना, क्योंकि ये जापान, अमेरिका और इंडिया का जो ये अलायंस है, ये नई तरीके की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है। ईस्ट इंडिया समिट, ईस्ट ईएस में कौन कौन है? ईएएस में कितने देश हैं, बस इतना बताओ, इससे आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है वैसे 18 देश है, 18 सदस्य देश है, जिसमें 10 एशियान मेंबर हैं, 6 वो +6 कंट्रीज जो होते हैं वो हैं, और उसके अलावा यूएस और रशिया है। तो हमें ये बस इतना याद रखना है कि इसमें कौन कौन इसके भागीदार हैं। AIIB बैंक, ठीक है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन तो आप पढ़ लोगे, उम्मीद है, मेरे को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, AIIB, कॉमनवेल्थ क्या ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग आपने इसको पढ़ा हुआ है, एक बार दोबारा देख लीजिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इब्सा क्या है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनाया गया, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे इंडिया, एशिया के अंदर, कि एशिया के अंदर हम एक अलायंस बनाएं। फिर ये है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन क्या है? मेकोंग गंगा जो है एक नदी का नाम है, मेकोंग नदी, ठीक। मेकोंग नदी और गंगा नदी, ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं एशिया की, जिनके किनारे एशिया के कुछ बड़े देश जो है वो जिसके आसपास हैं, जैसे भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए, इन दोनों देश के लिए गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम के लिए मेकोंग रिवर एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इन 6 देशों को मिलाकर एक मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बनाया गया है, 2 बड़ी नदियों के, कि ये दोनों क्षेत्र आपस में सिविलाइजेशनली भी जुड़े रहे हैं। हम सिविलाइजेशन के कारण भी हमारी जो संस्कृति है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी को जानकारी है हमारा कंबोडिया से क्या कनेक्शन है, हमारा म्यांमार से क्या कनेक्शन है, थाईलैंड और वियतनाम से क्या कनेक्शन है, लाओस से क्या कनेक्शन है? रिलीजियस कनेक्शन है, बाकी बुद्धिज्म का किस तरीके का रिलीजियस कनेक्शन है, बताइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुद्धिस्ट कंट्री है सारी, तो बुद्धिस्ट तरीके से हम यहाँ पर आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, और हमारे नियरहुड भी हमारी ये कंट्रीज हैं। देन हमारे जो वहाँ पे कुछ जैसे हिंदी भाषा भी वहाँ पे यूज होती है कई जगह, और जो धार्मिक स्थल है जैसे थाईलैंड है, तो हमारे मंदिरों के रूप में भी वहाँ पे हम जैसे इंडिया में मंदिर मिलते हैं वहाँ पर भी मिलती है। बहुत बढ़िया। हमारे मंदिर की एक बड़ी कंबोडिया में, यहाँ जितने मंदिर और वो पुराने आर्किटेक्चरल रिमेन्स नहीं मिलेंगे, वो वहाँ मिलेंगे। पर सवाल उठता है वहाँ क्यों मिलते हैं ये आपने बोला ये रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट लिटरेचर बड़ी संख्या में वहाँ पर मिलेगा, पर क्यों मिलता है? जो है पहले वहाँ पे जो गिरमिटिया मजदूर हैं वो बहुत ज्यादा वहाँ पे गए हुए हैं इंडिया से पहले। गिरमिटिया मजदूर नहीं, मेरे ख्याल से ये इसका सही आंसर नहीं होगा। गिरमिटिया मजदूर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गिरमिटिया मजदूर वैसे आप देखना कहाँ गए थे। गिरमिटिया मजदूर से पहले, पर इसका कोई और कारण होना चाहिए कि हमारा सांस्कृतिक कनेक्शन है क्यों। हमारा सांस्कृतिक कनेक्शन इनके साथ इसलिए है, उसका सबसे मूल कारण है चोलाज। जो चोला एम्पायर था, वो चोला एम्पायर अपने आप में कहा जा सकता है, चोल जो लोग थे साउथ इंडिया में, चोला एम्पायर जो थे, साउथ इंडियन जो एम्पायर थे, इनकी ये मतलब एक ज़माने में जो काम ब्रिटेन ने बाद में किया, इन्होंने वो काम करीब उनसे भी 700-800 हज़ार साल पहले कर दिया था। इन्होंने अपने वहाँ पर एक तरीके से स्थापित किया, एक उपनिवेश तो सही तरीका नहीं होगा उसे कहने का, पर चोलाज ने अपने एम्पायर को साउथ ईस्ट एशिया में, ये जितने देश हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ तक अपने एम्पायर को पहुँचाया था, ठीक है। और इसीलिए बे ऑफ बंगाल को, इस पूरे क्षेत्र को वो लेक ऑफ चोलाज भी कहा जाता है, ठीक है। कि चोलाज जो थे, चोलाज ने इस पूरे समुंदर को अपनी एक प्राइवेट लेक के तौर जैसा बना दिया था।
तो ये चोलास की कहानी से भी काफ़ी कनेक्शंस है। बाकी जो आपने कहा वो भी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण कनेक्शन है म्यांमार का और हमारा। म्यांमार और हमारा क्या महत्वपूर्ण कनेक्शन है? सर आर्मीज का रिलेशन है दोनों कंट्रीज में, बिकॉज नॉर्थ क्यों? ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है हाँ, नहीं सर उसके उसको अटैक से अच्छा, पहले। मैं एक गाना सुनाता हूँ। ओके तो सर। गाना सुनाने के लिए बहुत ऑड टाइम है, स्टिल आई मैं गाना तुमने सुना होगा तुमने, मेरे पिया गए रंगून। हाँ? रंगून कहाँ पर है? ये हिंदी सर मूवी उसकी का कैपिटल गाना थी है। पहले, इसका म्यांमार नाम में, बर्मा में। अब चेंज हो गया है। म्यांमार में सर। तो ये गाना क्यों हम इंडिया में क्यों कैपिटल बना रहे थे? क्योंकि वर्ल्ड सर वार उस में टाइम जो पे सोल्जर थे उसमें भर्ती की गई थी, उनको वहां पर लेकर गया था सर। ब्रिटिश सोल्जर में इंडियन आर्मी से काफी लोगों को रिक्रूट किया था, तो उनकी वहाँ म्यांमार वॉज उनकी द पोस्टिंग थी। पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1935 तक। जो हमारा ये वाला वो आया ना, कौन सा वाला था, 1935 का जो एक्ट आया, उससे पहले तक म्यांमार जो है भारत का हिस्सा था, ब्रिटिश एम्पायर का। मतलब इंडिया और ब्रिटेन का। हमें म्यांमार जाने के लिए किसी वीज़ा, किसी और फॉर्मेलिटी की ज़रूरत तो नहीं थी। हमारा म्यांमार आना बहुत ज़रूरत है। ये मैंने आपको एक सुनाया, मेरे पिया गए रंगून, और एक इससे भी पुराना शेर है जो है बहादुर शाह जफर का, दो गज जमीन भी ना मिली, समथिंग समथिंग है वो उसको कबर वहां पर है शायद। हाँ, उसकी कब्र वहाँ पर है, उसकी डेथ वहाँ पर हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको जब यहाँ से गिरफ्तार किया तो उसे म्यांमार में लेके चले गए थे। इसलिए वो ये फेमस शेर है। मुझे शेर पूरी तरह से नहीं आता, और मैं इतना ज़्यादा शेर का थोड़ा बहुत शौकीन हूँ, पर उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये हमारा जो है म्यांमार के साथ कनेक्शन बताते हैं। ये सारे कारण हैं जिससे हम इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो कल्चरल रिलेशन है इन सब के साथ है। और ये जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इन्हीं के लिए, इन्हीं को रिवाइव करने के लिए, कि हमारा जो टूरिज्म का, कल्चर का, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है, वो आपस में इन 5 देशों के साथ, इंडिया और 5 एशियन कंट्रीज के साथ बने। सर इसका रोल हो सकता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स में, जो 5 कंट्रीज हैं हमारी साउथ ईस्ट कंट्रीज, जो है इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। हाँ, बिल्कुल साबित हो सकते हैं, इसीलिए तो हम उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। देखो, जितना ये समझो कि आप जितने अकेले रहोगे, अब जैसे आप लोग सभी कॉलेज या स्कूल या घर के आसपास भी, आप अकेले रहना पसंद करोगे अब, या एक ग्रुप में रहना पसंद करते हो? सर जब आप ग्रुप किसी में। ग्रुप में रहना पसंद करते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर कल कोई मुसीबत आए, आपकी कोई ज़रूरत हो, ठीक है, आप अकेले अपनी सारे काम नहीं कर सकते। पर जब आप एक ग्रुप में होते हो तो यू डोंट फील थ्रेटन्ड। स्कूल में, कॉलेज में तो हम लोग ग्रुप बनाते नहीं है इसलिए कि भाई ठीक है, उसका ग्रुप बड़ा पावरफुल है, उसका ये है। ये ग्रुप क्यों बनते हैं? कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना रिसोर्स एक जगह पर इकट्ठा होता है। और जब रिसोर्स एक जगह पर इकट्ठा होता है, चाहे वो फिजिकल पावर हो, किसी की पिटाई करनी है, चले गए पीटाए, किसी भी तरीके से हम उस रिसोर्स को देख सकते हैं। तो जब रिसोर्स ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो हमारा जो ये सभी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें यही वो होता है कि भाई हम तो पुराने समय से एक दूसरे की, हमारी भाषा एक जैसी है, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, हम लोग एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। तो ये सब कारण है, हमारा रिलीजन कुछ हद तक एक जैसा है। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण हमें इस प्रकार के समझौते और इस प्रकार के ग्रुपिंग्स बनानी होती है, और जिससे ये हमारी शक्ति को, आर्थिक शक्ति को, सैन्य शक्ति को, हमारी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया अफ्रीका वालों ने बनाया है, FTA, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये बनाया गया है। और ये याद कर लो, US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ठीक है। ये इस तरीके के न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी को अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बाकी सारी कहानी पढ़ के जाएंगे, पर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा कि USA और मैक्सिको और कनाडा क्या कर रहे हैं। पर हमारे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 देश बहुत बड़े देश हैं। यूनाइटेड स्टेट नो डाउट आज दुनिया की बड़ी शक्ति है,
कनाडा एक बहुत पावरफुल कंट्री है, मेक्सिको भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीज है। तो इनके बीच में जो संबंध है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों देशों की एक ट्रीटी थी जिसका नाम था नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको दोबारा से इन्होंने रीनेगोशिएट करके ये बना दिया है यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA एग्रीमेंट। तो आप हम सबको इसको याद कर लेना चाहिए। हमें ना पढ़ते समय ये याद रखना है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। अगर वो चीज बहुत आसान है तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। डोंट गो फॉर वेरी इजी क्वेश्चन, थिंक ऑफ समथिंग दैट यू डोंट नो, समथिंग दैट अ नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट डोंट नो, ठीक है। क्योंकि भाई 5 लाख बच्चे देंगे, 5 लाख के 5 लाख तो पास हो नहीं सकते। तो यूपीएससी को ऐसा कुछ तरीका निकालना होता है कि भाई ज़्यादातर बच्चों को फेल कर दिया जाए। तो ज़्यादातर बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं आपको वो भी पढ़ना है, जो सभी पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा याद करके जाएंगे, तभी आपके पास होने की संभावना वहाँ पैदा होगी। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, हाँ दूसरा रूल ये भी ध्यान रखिएगा, अगर चीज़ बहुत मैटर नहीं करती। अब जैसे हम कुछ सोचें कि भाई चलो ये कैरीकॉम है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर कैरीकॉम और USMCA का मुकाबला करें तो USMCA के आगे कैरीकॉम नहीं टिकेगा। अभी कैरीकॉम बात करेंगे कि क्या होता है, परंतु USMCA अपने शेयर साइज की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा है। तो आपको ये देखना है कि इट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी लेस रेड। कम लोग उसको पढ़ रहे हैं परंतु वो इम्पॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन क्या होती है ये मैं दोबारा नहीं छेड़ूंगा इस टॉपिक को, हमने कई बार इस पर चर्चा की हुई है। ये सभी देशों ने मिलकर एक कस्टम यूनियन बनाई है, बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड एस्वातिनी, स्वाजीलैंड। फिर है ये कैरीकॉम। कैरीकॉम जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन के लिए, जो कैरिबियन कंट्रीज हैं उनके आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कैरीकॉम है। नाटो एक सैन्य संधि है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज आपस में अलाइड हैं। 29 देशों की ये संधि है और सन 1949 में काम कर रही है। आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है नाटो। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो यूरेशियन देश हैं, ये सारे देश हैं, इन लोगों ने बनाकर अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बना लिया, ठीक है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे IBRD बैंक है, इसी की तर्ज पर ये है। मल्टीलैटरल बैंक 1991 में बनाया गया, बर्लिन वॉल के गिरने के बाद। जब बर्लिन वॉल गिरी, अच्छा ये बर्लिन वॉल का क्या कहानी? सर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब खत्म हुआ था तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईस्ट जर्मनी था उस पर नहीं, सेकंड तो उसके बाद जो ईस्ट जर्मनी था उस पर सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था। जो वेस्ट वाला पार्ट था वहां पर US आर्मी थी। तो फिर उसके बीच ही मतलब वो एरिया के बीच में उन्होंने दो कंट्री को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, वेस्ट और ईस्ट में। और फिर आई थिंक 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसॉल्यूशन हुआ, फिर ये दोबारा यूनाइटेड हुए थे। बहुत बढ़िया, शाबाश, रॉबिन। हाँ वेरी गुड रॉबिन। ये बहुत रॉबिन ने बहुत संक्षिप्त तरीके से बता दिया। हमारा जो जर्मनी है, जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा देश है साइज के हिसाब से, और शायद आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा देश है। तो यूरोप के अंदर ये जो जर्मनी देश था, जब हिटलर हारा, क्योंकि जर्मनी मूल कारण था दूसरे विश्व युद्ध का, पहले विश्व युद्ध में भी एक इम्पॉर्टेंट कारण था, पर जर्मनी जब हारा तो जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया था। जर्मनी के एक हिस्से पर, जिसे ईस्ट जर्मनी कहा जाता है, उस हिस्से पर कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन का शासन हो गया, तो उसने अपने कब्जे को नहीं छोड़ा। और दूसरे हिस्से पर जो कैपिटलिस्ट लॉबी थी, जो US लेड कैपिटलिस्ट लॉबी थी, उसका कब्जा हो गया। तो वो हिस्सा कहलाया वेस्ट जर्मनी और उधर का हिस्सा कहलाया ईस्ट जर्मनी। अब जो ये ईस्ट जर्मनी थी वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन था, वेस्ट जर्मनी में शासन कैपिटलिस्ट फॉर्म था।
वेस्ट जर्मनी में जो रिलेटिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जीडीपी डेवलपमेंट वगैरह वो ज़्यादा हुआ, और बाद में वहाँ के लोगों में भी ये चीज़ आई कि भाई ये वर्ल्ड वॉर के कारण हमें जो आर्टिफिशियली डिवाइड किया गया है इसे ख़त्म होना चाहिए। और जैसे जैसे कम्युनिस्ट लॉबी या यूएसएसआर कमज़ोर हो गया, वहाँ पर एक यूनिफाइड जर्मनी की डिमांड बढ़ने लगी, और सन 1991 में फाइनली एक दीवार हुआ करती थी जो सिंबल बन गई थी, क्योंकि बर्लिन शहर जो उसका राजधानी है वो शहर के दो हिस्से कर दिए गए थे, एक दीवार खड़ी करके, एक आर्टिफिशियल दीवार खड़ी करके। कुछ रिश्तेदार आपके ईस्ट जर्मनी में रहते हैं, कुछ रिश्तेदार वेस्ट जर्मनी में रहते हैं। ऐसी स्थिति जर्मनी की थी, तो ये बाद में खत्म हुआ और एक ऐतिहासिक इन दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक चीज बनी। उसी समय पर उसके रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पैसिफिक आइलैंड फोरम, इसको करने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लेंगे। जीसीसी पर हमने पहले भी चर्चा की है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कौन सी है, कौन कौन से देश, इसमें 6 देश शामिल हैं जो अरेबियन पेनिनसुला के हैं। शायद ये कारण होगा जिसके कारण जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ईरान नहीं है, क्योंकि जो अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज हैं वही जीसीसी का पार्ट है, वो देश नहीं है जो इस गल्फ के आसपास के हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा अंतर हमें कर लेना चाहिए कि जो देश अरेबियन पेनिनसुला में है, तो ईरान, इराक, ईरान जो देश है वो इसलिए वहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये प्रवासी भारतीय दिवस और इसका क्या महत्व है, क्या होता है ये प्रवासी? 9 जनवरी। 9 जनवरी को गांधी क्यों जी मनाया दक्षिण जाता है 9 अफ्रीका से जनवरी को? भारत खासियत क्या है 9 जनवरी की? गांधी जी अफ्रीका से लौटे 9 थे। जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इस वजह से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी इज सेड टू बी दी अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट एनआरआई। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज एन एनआरआई। अगर उसे टेक्निकली देखेंगे तो ही वॉज एन एनआरआई, ही वॉज नॉट एन मतलब प्योर कंप्लीट इंडियन सिटीजन, अगर उसकी डेफिनेशन को आज देखें तो। उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है डायस्पोरा को सेलिब्रेट करने के लिए, डायस्पोरा का मतलब होता है ऐसा समुदाय, ऐसी कम्युनिटी जो हो किसी देश की पर वो दूसरे देश में जाकर बस गई हो, वहाँ पर व्यवसाय के कारण, एजुकेशन के कारण या किसी और कारण से वहाँ बस गई हो, ऐसे देश के लोगों को, ऐसी कम्युनिटी को हम बोलते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा के कई हिस्से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो हो सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड वो हो सकते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन तीनों में कोई अंतर बता देगा? एनआरआई क्या होता है? एनआरआई तो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बस इसका मतलब बता दो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। हाँ सर, एनआरआई का या किसी और का? एनआरआई, केवल एनआरआई। सर, जो इंडियन बॉर्न जो लोग हैं जो भारत से बाहर जा चुके हैं और उन्होंने भारत की सिटीजन को, बाहर की कंट्रीज की सिटीजनशिप ले लिए, उनको इंडिया में नॉन रेजिडेंट इंडियन का नाम से उनको बोला जाता है। नहीं नहीं, ये यही तो थोड़े से गड़बड़ हो गए। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए सवाल भी पूछ रहा हूँ। जो लोग भारत के सिटीजन हैं, अभी तक वो भारत के पासपोर्ट होल्डर हैं, रहते बाहर हैं, क्योंकि किसी भी दूसरे देश में हम जब बाहर जाते हैं, कोई भी दूसरा देश अगर हम मांगे भी तो पहले दिन हमें सिटीजनशिप नहीं देता, वो हमें परमानेंट रेजिडेंसी दे देता है, पीआर दे देता है। पीआर देने के बाद आपके पास आपका पासपोर्ट इंडियन रहता है, आप सिटीजन इंडियन रहते हो, आप पर उस देश के अंदर में रह रहे होते, आप उसके परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो। और जब उनका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है और अगर आप अप्लाई करते हो तब आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो जब तक आप भारत के सिटीजन हो परंतु आप किसी दूसरे देश में रहते हो तो एनआरआई कहलाते हो। और एनआरआई के लिए जो डेफिनेशन है वैसे कहीं नहीं दी गई है, पर एनआरआई की डेफिनेशन जो होती है, ये शब्द जहाँ से आया है वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें इसका जिक्र होता है कि किसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। सर बेसिकली जो भी इंडियन है जो 182 डेज से लेस रहा है इंडिया में, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, उसको एनआरआई बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो परिभाषा 182 दिन की परिभाषा है, ये परिभाषा इनकम टैक्स एक्ट से आती है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि 6 महीने से ज़्यादा
अपने देश से अलग रह रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाता है। अगर आप 6 महीने, इसीलिए वो 182 डेज का लगभग आधे साल से ज़्यादा दूसरे देश में रहते हो तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाते हो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। तो वहाँ से ही हमारी ये डेफिनेशन आती है एनआरआई की। एनआरआई के अलावा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये वो लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं ऐसे लोग जो भारत के सिटीजन या तो पहले मौलिक रूप से थे और किसी दूसरे देश के सिटीजन बन गए, या उनके वंशज, उनके बच्चे पैदा हो गए, तो वो बच्चे बेसिकली अभी भी इंडिया से जुड़े हुए हैं, एक्चुअली में बाहर के सिटीजन हैं पर यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से एक और टर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एक तरीके का एक नोशनल टर्म है ये ओसीआई, जिससे हम ये करते हैं कि भाई आप जो है एक प्रकार आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, पर एक्चुअली में इनके पास सिटीजनशिप नहीं होती, क्योंकि इंडिया डज नॉट बिलीव इन डुअल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता भारत के अंदर नहीं है, कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है। तो जो ये डायस्पोरा है ये होता है। हमारा जो है यूएस में बहुत बड़ा सेक्शन इंडियन डायस्पोरा का है। उसके बाद हमारे यूएई यानी दुबई में, मलेशिया में, सऊदी अरब में और यूके में हमारे जो डायस्पोरा हमारे लोग रहते हैं, हमारे ऐसे लोग रहते हैं जो भारत के हैं। और भारत लीडिंग कंट्री है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का 2019 में। करीब 17 मिलियन, 17.5 मिलियन यानी कि करीब 2 करोड़ से थोड़े से कम लोग भारत मूल के हैं जो इस डायस्पोरा को फॉर्म करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस अब आपने बता दिया। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी दिए जाते हैं ऐसे लोगों को। गवर्नमेंट का एफर्ट होता है इन इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरैक्ट, एंगेज करने का। क्यों एंगेज करना चाहते हैं हम इंडियन डायस्पोरा से? रेमिटेंस लाने के लिए। रेमिटेंस लाने के लिए, ठीक है। तो एक समय तक हमारी थोड़ी नकारात्मकता जरूर थी डायस्पोरा के प्रति। करे ये तो हमारे ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यहाँ का खा के यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर की, पर अब हम उस तरह से नहीं सोचते हैं, धीरे धीरे विचार बदल। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लोग नंबर एक हमारे लिए रेमिटेंस का, फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा साधन बन सकते हैं। वो जो पैसा भारत भेजते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो हम तमाम अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, जो मोदी गवर्नमेंट में बहुत बार दिखाई भी दिया, हमने यूएसए में टाइम्स स्क्वायर पर बहुत बड़े फंक्शन किए, और भी जितने यूएई में बहुत बड़ा फंक्शन किया जिसमें डायस्पोरा इकट्ठा, वहाँ का लोकल लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो इकट्ठे हुए। और इससे क्या है कि इससे हम उस देश के अंदर में अपनी पॉलिटिकल असर्टिवनेस और बढ़ा सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, जिससे बेटर कम्युनिकेशन हो पाए। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव समिट, वैभव याद कर लेंगे, वैभव समिट किससे संबंधित है? हमारे जो विदेश में गए हुए वैज्ञानिकों से संबंधित है वैभव। सवाल आपको आ सकता है व्हाट इज वैभव? तो 2-3 तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे, उसमें ये होगा कि ये वैज्ञानिकों का एक समिट है, तो हमें पता होना चाहिए ये वैभव समिट क्या है। फिर प्रवासी कुशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, कि हम एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके हमारे जो प्रवासी लोग हैं या प्रवास के लिए जाना चाहते हैं, एमिग्रेंट वर्कर हैं, दुबई में, बहुत सऊदी में, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं जो बहुत मामूली काम करते हैं। तो अगर हम उन्हें ज़्यादा स्किल्ड बना देंगे तो हमारे लिए रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। कम्युनिटी वेलफेयर फंड ये हम बना रहे हैं। अच्छा, ये अदर इवेंट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये संबंधित है ईरान और P5+1 से, ठीक है। P5+1, व्हाट इज P5+1? ये भी कंसेप्ट नया सुनने को मिला है। व्हाट इज P5+1? यूनाइटेड नेशन के 5 मेंबर प्लस जर्मनी। जर्मनी, वेरी गुड, शाबाश। तो ये देश मिला के अभी अगर किसी को P5 से फर्दर एक्सटेंड करना है तो P5+1 ये मिलकर बनते हैं हमारे P5+1 यानी P6, क्योंकि जर्मनी इसका सबसे मजबूत दावेदार है। G4, व्हाट इज G4? जस्ट फॉर रिवीजन,
कोई नया बच्चा बताए। सर हाँ कोई नया ये बताए बिड तो। कर रही किस चीज के लिए बिड कर रहे हैं? है बाकी लोग यूएन भी में भाग ले पोलैंड, भाई, बैठे ना। ब्राजील, हाँ जी जर्मनी, इंडिया। हाँ, जो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपना क्लेम करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ऐसे 4 देशों का समूह कहलाता है G4। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान और P5+6 देशों के साथ में मिलकर तय हुआ, जिसके द्वारा जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, जो ईरान का सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, उस पर नज़र रखी जाए इंटरनेशनल, और उसको न्यूक्लियर वेपन, ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, इसके लिए उसके लिए माहौल तैयार किया जाए, और इसमें JCPO जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। फिर ये DCOC या जेद्दा अमेंडमेंट, DCOC या जेद्दा अमेंडमेंट। DCOC की फुल फॉर्म है डिजिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जेद्दा अमेंडमेंट। इसमें भारत ने भी ज्वाइन किया है एज ऑब्जर्वर। ठीक है, जापान, नॉर्वे, यूके, यूएसए इसके और देश हैं। और ये मैरीटाइम मैटर्स के लिए 18 देशों का समूह है, मैरीटाइम मैटर्स के लिए, जो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन रीजन पर ये नज़र रखेगा। जेद्दा अमेंडमेंट या DCOC, डिजिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, नाम याद रखेंगे तो काफ़ी हमारा काम बन जाएगा। टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी, कौन कौन से हमारे झगड़े चल रहे हैं साउथ चाइना सी में? चाइना इसका सबसे बड़ा वो ओरिजिनेटर है, क्लेमेंट है, उसके कारण से बड़े सारे झगड़े हैं। तो उसमें से हमने बात की थी सेनकाकू आइलैंड की, एक और आइलैंड का क्या नाम था वो मैं भूल गया, वो आइलैंड है। तो ये वाला जापान, हाँ, इस पूरे रीजन में जापान, ताइवान, चाइना और कभी कभी एशियान के कुछ देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, बहुत बड़ा इशू, बहुत सारे इश्यूज हैं इनके आपस में, इश्यूज हैं क्योंकि ये बहुत नज़दीक बसे हुए आइलैंड्स हैं। फिलीपींस है, वियतनाम है, चाइना है, ब्रुनेई है, ताइवान है, मलेशिया है। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये टर्म को याद रखिएगा, 9-लाइन। व्हाट इज 9-लाइन? ये कुछ जो भी लाइंस ऐसी हैं, मैकमोहन लाइन वगैरह तो पुरानी बात होगी, पर ये 9-लाइन अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन आया भी नहीं है। और चाइना जो है किसी न किसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र में ज़्यादातर साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करता है, टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ साउथ चाइना सी पर वो अपना कब्जा बताता है, और उसके लिए 9-लाइन को वो मार्कर बनाता है। ये है क्या पिंक कलर की 9-लाइन? तो ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पारासेल आइलैंड, ठीक है, एक ये हो गया पारासेल आइलैंड, पारासेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। ताइवान तो अपने आप में ही एक क्षेत्र है, जिस पर ताइवान को लेकर और इशू है। एक वो सेनकाकू ऊपर की तरफ होगा जिसमें जापान का क्लेम है, 1-2 आइलैंड्स और हैं जिसके ऊपर इनके क्लेम है। तो ये 9-लाइन और जापान, ये स्पार्टली आइलैंड, ये सब पार्सेल आइलैंड, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, स्पार्टली, पार्सेल। अगला हम बात करते हैं लेबनान रिफॉर्म की, ठीक है, जो उसका दूसरा ऑफिशियल नेम है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। इसका उद्देश्य है जो पोर्ट ऑफ बेरूत है, ठीक है, पोर्ट ऑफ बेरूत के आसपास जो है एक कंसोलिडेट करने का, ठीक है, जो पोर्ट ऑफ बेरूत में एक्सप्लोजन है उसके आसपास एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स, लोगों को किस तरीके से इकट्ठा करना है, उसके लिए ये एक कार्यक्रम है लेबनान रिफॉर्म, जिसका उद्देश्य है कि भाई लोगों की रिकवरी हो, पीपल सेंटर्ड रिकवरी हो, कंस्ट्रक्शन वो सब हो। जापान के साथ में ये कोई चीज़ है 5 आइज, 5 आँखें, ठीक है। ये 5 आँखें कौन कौन सी आँखें? ये सारी आँखें कौन कौन सी आँख होगी? US, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड USA, ये 5 आँख हैं,
ठीक है, और जापान इसकी छठी आंख बन जाएगा। और इसका उद्देश्य है जो नॉर्थ कोरिया और चाइना से इसको जो अपना खतरा है जापान को, उसको काउंटर करना। ये उइगुर्स जो लोग हैं, ये चाइना के एक पॉपुलेशन है जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है, तुर्क भाषा बोलती है, ये तुर्क भाषा को बोलती है और चाइना के जिंगजियांग रीजन में रहती है। तो ये उइगुर कम्युनिटी का एक बहुत वो है, एलिगेशन है, चाइना इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इनको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्षेत्र चाइना का जिंगजियांग रीजन अनस्टेबल रीजन रहता है। और ये यहाँ के जो और आसपास के देश हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कजाकिस्तान, यहाँ पर भी ये आबादी मौजूद है। UNCTAD यूनाइटेड इज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जैसे WTO है उससे पहले का ये एक कॉन्फ्रेंस, UN का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एरिया, आर्या जो है ये इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक रीजन में। किस तरीके से ये यूएस की एक स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र को, बेसिकली चाइना को किस तरह से काउंटर करे। ARIA एरिया, एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। ये सब शब्द हमें अभी बहुत आसान लग सकते हैं, पर यकीन मानिए जब एग्जाम में आएगा ना व्हाट इज एरिया, हमें इसकी एब्रीविएशन भी नहीं आएगी। हमें अगर बोला जाएगा व्हाट इज 5 आइज, हमें याद ही नहीं आएगा कि 5 आइज क्या था। हो सकता है अभी हमें बहुत सिंपल लगे, परंतु इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर दें। यहाँ यूपीएससी में एक की चीज़ याद रखिएगा, ये मौलिक चीज़ है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है कि जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको वहाँ किताब नहीं मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और आपके पास मतलब डंप्स एंड डंप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जो इंफॉर्मेशन होती है आपको, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, जो कुछ भी संभव है सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको बहुत थोड़े समय में सब कुछ को रिप्रोड्यूस करना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की एक अप्रोच लीजिए कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मगअप कर सकते हैं, कैसे उनको याद रख सकते हैं। हर चीज़ को याद रखने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। कोई भी पेज पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसमें से छांटना सीखिए कि भैया मेरे को इसमें से ये पूरा जो मेरे सामने दिख रहा है इसमें मैं 3 शब्द ही याद करूंगा, बाकी कुछ नहीं याद करूंगा। बेकार अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। सारा याद करने के चक्कर में याद रहेगा कुछ नहीं, आएगा भी कुछ नहीं, तो कोई फायदा नहीं। अगर मैंने 3 चीज याद करी और उनमें से कुछ आ गया तो मेरे बल्ले बल्ले। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए अभी क्या क्या इनिशिएटिव है, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, ये 2 रेजोल्यूशन पास किए गए हैं जो इंडिया द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे कि किस प्रकार से जो है ये न्यूक्लियर को खतरे को, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की ओर आगे बढ़ा जाए। कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन 1982 में हमने टेबल की थी, ठीक है, कि हम 1982 से ये बात कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं एनकरेज करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के, कि यदि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा तब तक हम उस पर वापसी न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। ये हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, इसको हम फॉलो करते हैं। ये कन्वेंशन इसी की बात करती है कि किस प्रकार से हम जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल है उसको सीमित करें। दूसरा ये कन्वेंशन, ये एक हमने रेजोल्यूशन टेबल किया 1998 में जिसका नाम है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के इंटेंशनल, अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन को किस तरीके से सीमित किया जाए कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके कारण न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाए, ऐसा होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं। ये उद्देश्य है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर का, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इट्स फोकस इज
टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, किसी तरह से हम इस तरीके के अनइंटेंशनल इस्तेमाल को रोक दें। का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में बहुत बड़ा वो रहा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या देखें इसमें हम ये देख सकते हैं, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी इसको बोलते हैं। भारत इसका विरोध वाला रहा है। उसका कहना ये है कि ये जो ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेट करती है हैव्स एंड हैव नॉट में, ठीक है। तो हम इसलिए ही हमने साइन नहीं किया है इसी आधार पर, और इसके बजाय हमने डिसआर्मामेंट की कि भाई सभी लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिसआर्मामेंट की ओर जाएं, तो एक कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ देश डिसआर्म हो जाए और बाकी देश डिसआर्म ना हो पाए। और इसी कड़ी में हमने सीटीबीटी, राजीव गांधी ने सीटीबीटी साइन नहीं की थी, जिसका होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2003 में वापस से वो की। 1998 में हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। भारत ने जो है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, किसी भी तरीके से ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जिसकी बात चल रही है, इसका हम विरोध करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसकी कोशिश चल रही है 1979 से। काइंडली किसी का माइक्रोफोन ऑन है उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये जो डिसआर्मामेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट 1979 से शुरू हुई है। और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में, हाँ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, कि हम पूरी दुनिया से सभी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन का खात्मा कर दें। यही ये हमारे देश की नीति है कि सभी का यूनिवर्सल डीन्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए। सभी देश नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड कंप्लीट, सभी देश जो है पूरी तरीके से इन आर्मामेंट्स को ख़त्म कर दें। ये हमारी नीति है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के चलते। प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसको पढ़ लेते हैं क्यों भारत इसका विरोध कर रहा है और ये आखिर ट्रीटी है क्या। 22 जनवरी 2021 को ये ट्रीटी जो है फोर्स में आई, और इसको लाने का, ठीक है, इसको ऑफिशियली अडॉप्ट 2017 में इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, आई कैन, इसको इस शब्द को याद कर लीजिएगा, आई कैन, व्हाट इज आई कैन, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आईकैन का ये इनिशिएटिव है, जो एक एनजीओ है जिसने इसके बैन के लिए कोशिश की, और इस आईकैन को 2017 का नोबेल प्राइज भी मिला। तो इसमें 86 मेंबर स्टेट्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देश ऐसे देश हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक। वो कहते हैं कि ये गलत है। हमारा इसके बारे में राय वही है जो हमने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। ये ट्रीटी ये हमारा कहना है कि ना तो ये कंट्रीब्यूट कर रही है, ना ये कॉन्स्टिट्यूट करती है डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, मतलब ये किसी प्रकार के चीज़ों के प्रॉब्लम के सुलझाने की तरफ कोई कदम नहीं है। हमारा जोर है इसके ऊपर, न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन इन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, कि हमें पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन को खत्म करना चाहिए, ठीक। इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, ये मुझे लगता नहीं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसमें कुछ वो नहीं हुआ। ये 123 एग्रीमेंट, ये बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है। 123 एग्रीमेंट 2008 में यूएस और इंडिया के बीच में हुआ था। भारत ने 14 देशों के साथ इस तरीके का सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के नाम याद कर सकते हैं हम कि किस किस देश के साथ हमने अपना सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है।
फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसके साथ हमने ये इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया था। इंडिया जापान के साथ कर लिया। ऊपर लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया। बायो टेररिज्म, ये एक नई सी चीज़ है। बायो टेररिज्म क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? कोविड-19 के कारण ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज हो गया है। बायो टेररिज्म बेसिकली, जैसा इसके शब्द से क्लियर है, कि एक तरीके का बायो वेपन है कि हम एक बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा डेलिबरेटली एक इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में छोड़ देते हैं जिससे कि बड़े स्तर पर लोगों की जान खतरे में आ जाए। में हमारे सिस्टम है जिसके द्वारा हम बायो टेररिज्म को डील कर सकते हैं। पहला है एपिडेमिक एक्ट ऑफ 1987। ये मुझे लगता है ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपिडेमिक एक्ट इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आया और बहुत संभावना है कि इस पर कुछ सवाल भी आएगा। तो कौन बताएगा मुझे इस एपिडेमिक एक्ट के बारे में? ये क्या है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया? जब बताओ जी। एपिडेमिक एक्ट, ये आपके लिए सवाल है पक्का, 100% गारंटी वाला सवाल है। इससे बहुत कुछ जुड़ा भी हुआ है भारत का। क्या क्या जानते हो आप एपिडेमिक एक्ट के बारे में? सवाल मुझे आपसे चाहिए, जवाब चाहिए। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हाँ जी सर, एपिडेमिक एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें अगर कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक आती है तो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके अनुसार ही कार्य करने होते हैं। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ही करना होता है। अगर उसके अगेंस्ट करते हैं तो वो एक अपराध के मद्देनजर आता है। अच्छा, अब ऐसा करना, आप लोग एपिडेमिक एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं, किस तरह से ये डीएम को और लोकल अथॉरिटीज को एनेबल करता है, ये सब पढ़ोगे, ठीक है? अब मुझे बताओ ये कब आया था, किस वर्ष में आया? सर ये 1897 में आया था। 1897 हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट इसके बारे में कुछ कहानी? सब प्लेग पे आए थे शायद, जब ये बहुत बढ़िया। बॉम्बे में, बॉम्बे का जो प्लेग है उसके बाद उसके साथ में इसको लाया गया था। और ये प्लेग बहुत बड़ी कहानी है हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। क्या क्या कहानी है इससे संबंधित? ये जो प्लेग इसी के कारण हमारे जो सेशन, कांग्रेस सेशन होते थे वो काम होना था आजादी से रिगार्डिंग उस समय, फिर मीटिंग वो बॉम्बे से हटा के पुणे ट्रांसफर कर दी गई। वो भी एक कारण। चापेकर ब्रदर्स इसी में थे। चापेकर ब्रदर्स जो प्लेग के बाद में कुछ चापेकर ब्रदर्स, इवन हमारे कौन थे, तिलक का भी इसमें कुछ रोल है। काफी इम्पोर्टेंट है ये प्लेग की कहानी। हमारे देश में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को स्टार्ट करने में ये जो होता है सर, ये होम फ्लाई और रैट्स से फैलता है ना? होम फ्लाई नहीं, एक अलग तरीके का इंसेक्ट होता है। फ्लाई होता है पर फ्लाई नहीं होता है। मक्खी से नहीं फैलता, जो घर में मक्खी होती है। रेड फ्लाई होता है, रेड फ्ली। जो प्लेग होता है, प्लेग हमारा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया ये है ना, इस बैक्टीरिया के कारण में यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है प्लेग। प्लेग दो तरीके के होते हैं, निबोनिक प्लेग एंड ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग में ये हमारे बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम की बीमारी है। अगर आपको याद हो किसी को कि एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उस लिम्फेटिक सिस्टम की ये बीमारी होती है प्लेग। और इसके दो प्रेजेंटेशन होते हैं, निमोनिक प्लेग एंड ब्यूबोनिक प्लेग। न्यूमोनिक यानी कि फेफड़ों का, और ब्यूबोनिक मतलब जो गांठों का, जिसमें हमारे शरीर में गांठें बन जाती हैं। ये फैलता है चूहों के द्वारा, क्योंकि चूहों के ऊपर रहता है एक प्रकार का फ्ली, रेट फ्ली, एक प्रकार की एक तरीके का कीड़ा होता है जो चूहे पर रहता है।
तो ये पहले चूहे को इन्फेक्ट करता है, फिर वो चूहे से उठा के वो कम्युनिटी में उसको स्प्रेड करता है। तो ये चूहे का इसका एसोसिएशन ये रेड फ्ली के कारण होता है, जिससे ये प्लेग बीमारी फैलती है। आज के समय में प्लेग का आउटब्रेक बड़े स्तर पर ख़त्म कर दिया गया है बाय सैनिटरी मेजर्स और बेटर अदर थिंग्स। पर इस समय पर प्लेग एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी थी और जिसके लिए लाया गया था ये एपिडेमिक एक्ट। अब आगे एपिडेमिक एक्ट कौन लाया, किस गवर्नर जनरल के समय पर आया, इसमें क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई, इसका और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। इट कुड बी अ क्वेश्चन बिकॉज एक ऐसी चीज़ है जिसे कम लोग जानते हैं, बट आज के समय में इट हैज़ बिकम अ नेशनल थिंग ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसके साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो हमें बायो टेररिज्म से बचा सकती है। इसके अलावा में हमारा इंटरनेशनल डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट है जो एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है कि किस प्रकार से इस एपिडेमिक को कंट्रोल किया जाए। फिर एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है। ये सारे कुछ मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हम बायो टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है बायो टेररिज्म का, जैसे केमिकल वेपन कन्वेंशन है, ऐसे ही बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। दूसरा है इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट। इंटरपोल भी इसके लिए काम करती है। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरनेशनल पुलिस। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये याद रखो, हमेशा चीज के अंदर से आंसर ढूंढो। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, हमने एक तरीके का इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है कि भाई किसी एनफोर्समेंट एजेंसी की जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे जरूरत हो। 2 देशों में, 4 देशों में, 50 देशों में एक तरीके की प्रॉब्लम है, एक आतंकवादी या एक अंडरवर्ल्ड का आदमी यहाँ से पाकिस्तान चला जाता है, वहाँ से कहीं और चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ की लोकल पुलिस बेकार हो जाएगी। तो उस समय पर किस तरीके की पुलिस काम करेगी, वो पुलिस है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। वो ये काम हमारे लिए करती है, एक तरीके की इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। हमें इस तरीके की सिचुएशन से कोई इस तरीके की बदमाशी करने की कोशिश करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स को, उसके लिए इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट काम करेगी। एक तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल हमारा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि किस प्रकार से हम अपने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, तो ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल के सवाल यहाँ पर आ जाता है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्या चीज होंगे? LMO, सर जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके मतलब बायो स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं, जैसे हमारे जेनेटिकली मॉडिफाई जो सीड्स वगैरह होते हैं, एक्सेट्रा सब। परफेक्ट, बिल्कुल। तो बहुत सिंपल बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल नहीं है। कहीं उनमें जैसे हम कई प्लांट्स में इस तरीके के बदलाव कर देते हैं। एक शीप कुछ समय बनाई गई थी जो क्लोनिंग के द्वारा बनाई गई थी। आजकल ऐसे भी चल रहा है कि हम किसी प्लांट के अंदर में कोई DNA डाल देंगे, उसके अंदर कुछ नई चीज़ हो जाएगी। BT कॉटन का नाम आपने सुना होगा, बायोटेक्निक, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, ऐसी कई चीज़ें चल रही हैं जो मॉडिफाई कर रहे हैं हम। नेचुरल मॉडिफिकेशन नहीं है, आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम LMO बोलेंगे, ठीक है। दे आर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें ऐसे परंतु वो बदल दिए गए हैं, मॉडिफाई कर दिए गए हैं। दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट हैज बीन मॉडिफाइड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमारे लिए आज के समय में, अब ये LMO क्या किसी तरह से कोई इश्यू हो सकता है? हम क्यों बात करें LMO की? सर बायो सेफ्टी के लिए सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कभी सबसे बड़ा मतलब... तो यही सवाल है कि कोविड-19 को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है दैट इट इज एन
not a natural bacteria, but it's an lab generated virus. Sorry, bacteria बोला मैंने. It's not a natural virus, it's a lab generated virus. चाइना पर बहुत सीरियस एलिगेशन है दैट उसने कुछ वायरस के साथ छेड़छाड़ की है. तभी आज के समय में ना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को समझ आ रहा है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, ना हमारे कोई दवाई उस पर काम कर रही है. तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है. अभी तक ये अंडर मतलब अभी तो उसका कोई स्थिति साफ नहीं है, पर आगे पता चलेगा कि क्या चीज़ है. तो ये LMO बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं हो किस तरह से बिहेव करेंगे. तो अगर ये LMO है कोविड-19 तो ये इट वॉज अ डिजास्टर. किससे कितने लोग, कितनी तबाही, कितने पैसे का नुकसान एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हुआ. स्पेस वॉरफेयर, आज के समय में हमने एक स्पेस ट्रीटी की हुई है, आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसमें हमने कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, परंतु आज के समय में कई टेस्ट फायरिंग हो रही है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की. अब के समय में जो अगला युद्ध होगा, विश्व युद्ध जैसी कभी भी स्थिति होगी, तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा. क्या करेंगे हम एंटी सैटेलाइट वेपन को फायर करके? भारत भी इसमें शामिल है, भारत ने भी किया है. सैटेलाइट गिरा देंगे, सैटेलाइट गिरा देंगे, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल कर देंगे हम. मतलब जो भी उसके जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें से नुकसान पहुंचाएंगे एक दूसरे को. पर ये एक खतरनाक चीज़ हो सकती है क्योंकि स्पेस को हम सभी चाहते थे कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. ग्राउंड टू स्पेस वॉरफेयर हो सकता है, स्पेस टू स्पेस वॉरफेयर हो सकता है. स्पेस में लड़ाई हो रही है और स्पेस टू ग्राउंड, अगर सोचो स्पेस से सैटेलाइट से कोई बम गिराया जाएगा तो भयानक तबाही हो सकती है. इसके लिए आउटर स्पेस ट्रीटी लाई गई थी सन 1967 में. ये ट्रीटी कमजोर पड़ती जा रही है, विशेष रूप से इन एंटी सैटेलाइट वेपन्स के इस्तेमाल के बाद. जो स्पेस रिलेटेड ट्रीटीज हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, लाइबिलिटी कन्वेंशन 72, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, मून एग्रीमेंट की मून का किसी तरीके से कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा 1979 में किया गया था. इस सेट की कहानी आप लोग पढ़ लेना. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ये क्या चीज होती है सर? ये किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट या उसमें एक और लिस्ट होती है जिसमें डाल सकती है, और उसकी फिर जो इंटरेस्ट है जो क्या किस तरह किसी भी चीज के लिए, अगर किसी गवर्नमेंट की, किसी कंट्री की गवर्नमेंट की टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट है, तो टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट है तो ये फिर जो मैं कहूँ आपका आंसर मनी लॉन्ड्रिंग से है ना सर. जो नहीं सर, जो पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, उसका इस्तेमाल हो और उसमें कर रहे हैं किसी टेररिज्म में. टेररिज्म नहीं बोलते उनको लोन मिल रहा है, फाइनेंसिंग. ठीक है सर, दो वित्तीय कार्रवाई आपका पैसा, हाँ आपका देश या तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में शामिल हो, आप ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में शामिल हैं, किसी देश का काला पैसा आप अपने देश में बाइट करवा रहे हैं, तो दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग में. ठीक है, टेरर ये वो नहीं टेररिज्म फैला रहा है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, वो नहीं उसमें बोलेगा. पर अगर कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग में काम कर रहा है, उनको पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके लिए ये FATF काम करेगा, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग. ये दो इसके कार्य क्षेत्र हैं. इनके लिए वो किसी भी देश को प्रोसिक्यूट कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है, उसे सजा दे सकता है. दो तरीके की इसकी लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट. ठीक, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दो अलग अलग मैकेनिज्म है. भारत लंबे समय से कह रहा है कि ये पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, अभी के समय में ग्रे लिस्ट में है. मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज होती है? मनी लॉन्ड्रिंग, काले पैसे को सफेद कैसे किया जाता है? सर इसको सर इसके मतलब रास्ते हैं इंडिया में. ये इसकी स्टेजेस है, नहीं स्टेजेस को समझ लो फिर से. बस ये याद रखना, PLI. कभी भी काले पैसे को सफेद करने के लिए हमें सबसे पहले उसे प्लेसमेंट करना होता है. नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, तुम उसे बैंक में जमा करोगे, ये बैंक में जमा करने वाली चीज को हम प्लेसमेंट बोलते हैं. फिर होता है लेयरिंग. लेयरिंग में हम एक बैंक से दूसरे बैंक उसकी कुछ ट्रांजैक्शन असली नकली दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में किसी बिजनेस या किसी एक्टिविटी से पैसा आया है. और फाइनल वो होता है इंटीग्रेट कर देना, जो अदर वाइट एक्टिविटीज हैं उसके साथ उस पैसे को इंटीग्रेट कर देना. तो ये PLI 3 लेयर्स है मनी लॉन्ड्रिंग की, बस याद रखो.
इसको देख लेना, बाकी अगर तुम और कुछ देखना चाहते हो। ये शैतकार कमेटी तुम लोग देख लेना, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ये बाकी मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ कि ये टॉपिक्स आप खुद पढ़ लोगे। यस सर। जी सर। यस सर। अभी ये आप सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। नेट ग्रिड इसको मैं कर देता हूँ बस, ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं करना चाहूँगा। नेट ग्रिड एक कॉन्सेप्ट है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। क्या मतलब हुआ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ग्रिड क्या काम करता है? पावर ग्रिड क्या काम करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जोड़ता है, कनेक्ट कर केवल वो उस बिजली को प्रोड्यूसर हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं या अदर पावर प्लांट होते हैं। ग्रिड का काम होता है एक जगह से बिजली को दूसरी जगह पहुंचाना। यहाँ बिजली पैदा हुई साउथ इंडिया में, जहाँ जरूरत है एक नेटवर्क, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना दिया जाता है जिससे आसानी से चीज को वहां पहुंचाया जा सके जहां उसकी जरूरत है। बिजली पैदा हुई उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, है ना, और आवश्यकता है चेन्नई में, अगले घंटे में आवश्यकता आ गई दिल्ली में, उससे अगले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बदलती है। तो ऐसे में उसकी पूर्ति करने के लिए हमने ये ग्रिड बनाया हुआ है। बिजली जहां भी पैदा हो वो उस ग्रिड में आ जाती है और ग्रिड के जरिए से जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाई जाती है। यही काम नेट ग्रिड करेगा इंटेलिजेंस के लिए, कि किसी भी डिपार्टमेंट के पास कुछ सूचना है, पर हो सकता है वो सूचना उसके किसी काम की ना हो, परंतु वही सूचना किसी दूसरे विभाग के लिए, पुलिस के पास कोई सूचना है, वो कस्टम डिपार्टमेंट के लिए बड़े काम की है, तो पुलिस की वो सूचना पर पुलिस अपनी उस सूचना को कस्टम डिपार्टमेंट को देगा ही नहीं। तो ये ऐसे में क्या होगा, कस्टम नहीं एक्ट कर पाएगा। इसका उल्टा भी होगा, कोई जानकारी इंटेलिजेंस कस्टम के पास है वो पुलिस को नहीं देगा, या अदर एनफोर्समेंट एजेंसी, इनकम टैक्स, कस्टम, तो इन सब के पास अपनी अपनी जानकारियां हैं, वो शेयर नहीं करते। उसी शेयरिंग को बढ़ाने के लिए ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि सभी जो डिपार्टमेंट है वो अपनी इंटेलिजेंस को एक जगह पर, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह पूल करें, और जिसको भी ज़रूरत हो वो ऑथराइजेशन के बाद वहाँ से इस इंफॉर्मेशन को सीख करे। इसमें करीब 21 ऑर्गेनाइजेशन हैं आज के समय में जो इस नेट ग्रिड से इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, और तमाम सेंट्रल एजेंसीज के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, DRI है, ये सब वो डिपार्टमेंट है जो इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और ये चीज़ है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क एंड सिस्टम्स, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये होम मिनिस्ट्री का एक सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी क्रिमिनल को, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। ये उसका अपना एक प्रोजेक्ट है। तो ये CCTNS एंड नेट ग्रिड। नेट ग्रिड आपके लिए सवाल है, आप ध्यान रखना, पक्के तरीके से मान के चलो ये सवाल आएगा आपको, ठीक है। मेरी तरफ से ये नोट्स मैंने पूरे कर दिए हैं, बाकी आप अपने आप इसको कर लेंगे। ऑलरेडी 9:10 होने वाले हैं, तो आई थिंक वी शुड ब्रेक, और अगली क्लास के लिए आप लोग पढ़ के आइएगा, अच्छे से तैयारी करिए, इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही अच्छे करते रहोगे, आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको कुछ टेस्ट वगैरह भी दे पाऊँ, ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस। सर मैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ सर, जो आप एक बार बता रहे थे। आपके पास सूरज जी का नंबर है, मेरा नंबर है, एक मैसेज डालिए सिर्फ कि सर मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं सारी क्लासेस को अटेंड कर रहा हूँ, मुझे काइंडली रिवीजन, उस ग्रुप का नाम रिवीजन ग्रुप है, रिवीजन ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। बस ये मैसेज डालिए। सर अगली क्लास कौन सी होगी? अगली क्लास कौन सी होगी, मुझे थोड़ा समय दे दो यार, सोच लेने दो। मैं आपको दूंगा। करंट पर करना चाहता हूँ मैं अगली क्लास, जो भी क्लास करूँ, अगर कल कर सका तो ठीक, नहीं तो जब भी अगली क्लास करेंगे हम करंट अफेयर्स पर एक बार कुछ मटेरियल पकड़ के उसको करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।